इस वीडियो में हम डायोड को देखेंगे और जानेंगे कि वे कैसे काम करते हैं और उनका कहां और कैसे प्रयोग किया जाता है। डायोड क्या है? एक डायोड कुछ ऐसा दिखता है और अलग अलग आकारों में मिलता है। आमतौर पर डायोड की एक काले रंग की सिलेंडर जैसे आकार की बॉडी होती है, जिसके एक सिरे पर एक पट्टी लगी होती है और कुछ तार निकले होते हैं, जिनकी मदद से हम डायोड को सर्किट से जोड़ सकते हैं। इस सिरे को एनोड और इस सिरे को कैथोड कहते हैं। हम आगे जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। आपको अन्य तरीकों के डायोड भी मिल सकते हैं, जैसे जेनर डायोड या फिर एलईडी भी, जिसमें से रोशनी निकलती है, लेकिन इस वीडियो में हम अन्य तरीकों के डायोड के बारे में बात नहीं करेंगे। डायोड किसी सर्किट में करंट को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। यदि हम स्विंग वाल्व लगी हुई एक पानी की पाइप की कल्पना करें, तो जब पाइप में से पानी बहेगा तो पानी धक्का देकर स्विंग गेट खोल देगा और आगे बह जाएगा। लेकिन अगर पानी के बहाव की दिशा बदल जाए तो पानी के धक्के से स्विंग गेट बंद हो जाएंगे और बहाव रुक जाएगा। इसलिए यहाँ पानी केवल एक ही दिशा में बह पाएगा। डायोड में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम डायोड का प्रयोग एक सर्किट में करंट के बहाव की दिशा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। अब मैंने इलेक्ट्रॉन के बहाव से इसे चला दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में परंपरागत बहाव का प्रयोग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर जाते हैं। परंपरागत करंट शायद समझने में आसान होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि हम किसका प्रयोग करेंगे। इसलिए अगर हम एक साधारण एलईडी सर्किट में एक डायोड लगाते हैं, तो हम देखेंगे कि एलईडी केवल तभी ऑन होगी जब डायोड ठीक से लगाया गया हो। इसलिए डायोड एक कंडक्टर या एक इंसुलेटर के रूप में काम कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे किस दिशा में लगाया है। पट्टियों वाला सिरा नेगेटिव चार्ज से जुड़ा है और काला सिरा पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा है, ताकि यह कंडक्टर के रूप में काम करे। यह करंट को बहने देता है। हम इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर हम डायोड को उलट दें तो यह इंसुलेटर के रूप में काम करेगा और करंट का बहाव रुक जाएगा। इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। डायोड कैसे काम करता है? जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का मुक्त बहाव होता है। हम तांबे के तारों पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि तांबे में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी का बहना आसान हो जाता है। हम कॉपर वायर को इंसुलेट करने के लिए रबर का प्रयोग करते हैं और उसे हमारे लिए सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि रबर एक इंसुलेटर होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आपस में कसकर गुथे होते हैं और वे एटम्स के बीच गति नहीं कर सकते। यदि हम मेटल कंडक्टर के एटम के बुनियादी मॉडल को देखें, इसमें न्यूक्लियस केंद्र में होते हैं और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले शेल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एक अधिकतम संख्या होती है और हर इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, जो शेल में समाहित होती है। न्यूक्लियस से सबसे दूर स्थित इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। सबसे बाहरी शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है और कंडक्टर के वैलेंस शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर बने रहते हैं, लेकिन यहाँ एक और शेल होती है जिसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंच सके तो वे एटम से मुक्त हो जाते हैं और दूसरे एटम में जा सकते हैं। तांबे जैसे धातु के एटम में कंडक्टर बैंड और वैलेंस शेल एक के ऊपर एक होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति बहुत आसान हो जाती है। इंसुलेटर में सबसे बाहरी शेल बंद होती है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का बहुत कम या न के बराबर अवसर होता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को कसकर बांधे रहता है और कंडक्शन बैंड बहुत दूर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः इस तरह के मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह संभव नहीं है। लेकिन एक अन्य प्रकार का मटेरियल भी होता है, जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। इस प्रकार के मटेरियल में सबसे बाहरी शेल में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण यह कंडक्टर के रूप में काम नहीं कर सकता, अतः इंसुलेटर के रूप में काम करता है। लेकिन चूंकि इसका कंडक्शन बैंड काफी नजदीक होता है, इसलिए अगर हम कुछ बाहरी ऊर्जा प्रदान करें तो इसमें मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यह मटेरियल कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के रूप में काम कर सकता है। शुद्ध सिलिकॉन में लगभग कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इंजीनियर इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए इसमें बहुत कम मात्रा में दूसरे पदार्थ की डोपिंग करते हैं। हम इसे पी टाइप और एन टाइप डोपिंग कहते हैं। हम इसे डायोड का रूप देने के लिए इन डोप्ड मटेरियल्स को संयोजित कर देते हैं। इसलिए डायोड के अंदर 2 लीड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, जो कुछ पतली प्लेटों को जोड़ते हैं। इन प्लेटों के बीच एनोड की ओर डोप किए पी टाइप सिलिकॉन की एक परत होती है और कैथोड की ओर डोप किए एन टाइप सिलिकॉन की एक परत होती है। इंसुलेट करने और मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरे ढांचे पर राल की परत चढ़ा दी जाती है। आइए कल्पना करें कि मटेरियल को अभी डोप नहीं किया गया है, तो इसके अंदर अभी शुद्ध सिलिकॉन है। हर एक सिलिकॉन एटम सिलिकॉन के 4 एटम से घिरा हुआ है। हर एटम को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन सिलिकॉन के वैलेंस में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए वे अपने पड़ोसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं, ताकि 8 एटम्स हो जाएं। इसे कोवेलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक संबंध कहा जाता है। जब हम फास्फोरस जैसे एन टाइप मटेरियल को मिलाएंगे, तो वह कुछ सिलिकॉन एटम्स की जगह ले लेगा।
फास्फोरस एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए चूंकि सिलिकॉन के एटम्स वांछित संख्या में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहते हैं, इसलिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। पी टाइप डोपिंग में एल्यूमिनियम जैसा मटेरियल मिलाते हैं। इसके एटम में वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसलिए यह अपने पड़ोसियों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, अतः उनमें से एक को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। यहाँ एक खाली स्थान रह जाता है जिसे एक इलेक्ट्रॉन से भरा जा सकता है। इस तरह अब आपके पास सिलिकॉन के 2 डोप किए गए टुकड़े हैं। एक में आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन बनाते हैं। इस जंक्शन पर डिप्लीशन रीजन बनता है। इस क्षेत्र में एन टाइप की ओर से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर खाली स्थान भरने के लिए आ जाते हैं। इस तरह के स्थानांतरण से इकट्ठा हुए इलेक्ट्रॉनों से एक बैरियर बनता है और दूसरी तरफ एक खाली स्थान बनता है। ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं और इस तरह खाली छिद्रों को धनात्मक आवेश वाला यानी पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। इसलिए इनके इकट्ठे होने से एक नेगेटिव चार्ज वाला क्षेत्र और एक पॉजिटिव चार्ज वाला क्षेत्र बन जाता है। इससे विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो अब और इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर जाने से रोकता है। एक आम डायोड में इन क्षेत्रों के बीच संभावित अंतर 0.7 वोल्ट होता है। जब हम डायोड के दोनों ओर वोल्टेज स्रोत जोड़ते हैं तो एनोड पी टाइप को पॉजिटिव से और कैथोड एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं। इससे फॉरवर्ड बायस बनता है और करंट बहता है। वोल्टेज स्रोत को 0.7 वोल्ट बैरियर से अधिक होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। जब हम विद्युत आपूर्ति को उलट देते हैं तो पॉजिटिव एन टाइप कैथोड से जुड़ जाता है और नेगेटिव पी टाइप एनोड से जुड़ जाता है। खाली छिद्र नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण बैरियर फैलता है और इस प्रकार डायोड करंट के बहाव को रोक देता है। तकनीकी विवरण। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायोड को ऐसे एक प्रतीक से दर्शाते हैं। बॉडी पर बनी पट्टी प्रतीक पर एक एक खड़ी रेखा बनाकर दर्शाई जाती है और तीर का निशान परंपरागत करंट के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। जब हम एक डायोड को देखते हैं, हमें उसके बॉडी पर कुछ अंक और अक्षर दिखाई देते हैं। ये डायोड की पहचान है ताकि आप उसके तकनीकी विवरण को ऑनलाइन देख सकें। डायोड का एक IV डायग्राम होगा जो ऐसा दिखता है। यह डायग्राम करंट और वोल्टेज की विशेषताओं को दिखाता है, जिसे एक वक्राकार रेखा के रूप में बनाया गया है। इस तरफ दिखाया गया है कि कंडक्टर के रूप में इसे कैसे काम करना चाहिए और इस तरफ दिखाया गया है कि इंसुलेटर के रूप में इसे कैसे काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि डायोड के 2 सिरों के बीच वोल्टेज का एक निश्चित अंतर होने पर ही डायोड इंसुलेटर के रूप में काम कर सकता है। अगर आप इसे अधिक बढ़ा देंगे तो यह कंडक्टर बन जाएगा और करंट को बहने देगा। इससे आपका डायोड और शायद साथ में आपका सर्किट भी खराब हो जाए। इसलिए आपको पक्का कर लेना चाहिए कि डायोड का आकार उसके प्रयोग के हिसाब से उपयुक्त है। साथ ही साथ डायोड फॉरवर्ड बायस में केवल निश्चित वोल्टेज या करंट ही संभाल सकता है। हर डायोड के लिए यह मात्रा अलग अलग होती है। इसके लिए आपको इस आंकड़े को देखकर ब्यौरा प्राप्त करना होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट चालू करने और उसके बहाव के लिए डायोड को एक निश्चित वोल्टेज स्तर की आवश्यकता होती है। ज्यादातर में यह स्तर 0.6 वोल्ट होता है। यदि हम इससे कम वोल्टेज का प्रयोग करेंगे तो ये करंट के प्रवाह के लिए चालू नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम स्तर से अधिक वोल्टेज बढ़ा देंगे तो बहने वाले करंट की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी। डायोड करंट के अंदर वोल्टेज कम भी करता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने इस डायोड को ब्रेडबोर्ड पर लगे एक साधारण LED सर्किट से जोड़ा, हमें एक कम वोल्टेज की रीडिंग 0.71 वोल्ट प्राप्त हुई। हम इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसा कि बताया, हम डायोड का प्रयोग सर्किट के अंदर करंट के बहने की दिशा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यह काफी उपयोगी है, जैसे कि यदि विद्युत आपूर्ति पीछे से आगे की ओर बहने लगे तो यह हमारे सर्किट की सुरक्षा करेगा। डायोड करंट को रोक सकता है और हमारे पुर्जों को सुरक्षित रखता है। हम इसका प्रयोग AC से DC में बदलने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, AC या ऑल्टरनेटिंग करंट आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव हिस्से में एक साइन वेव उत्पन्न कर इलेक्ट्रॉन्स को आगे या पीछे की ओर बढ़ाता है। लेकिन DC या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन्स को केवल एक दिशा में गति करने की क्षमता देता है, जिससे पॉजिटिव क्षेत्र में एक सपाट रेखा बनती है। अगर हम एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरे को AC आपूर्ति से जोड़ दें और द्वितीयक सिरे को एक सिंगल डायोड से जोड़ दें, तो डायोड आधी वेव्स यानी तरंगों को गुजरने देगा और विपरीत दिशा के करंट को रोक देगा। इसलिए सर्किट में उस चक्र का पॉजिटिव भाग आ पाता है। यह एक काफी रफ DC सर्किट बनता है। हालांकि इसमें करंट गुजरता है, लेकिन हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि हम द्वितीयक सिरे पर 4 डायोड जोड़ दें। हम एक फुल वेव रेक्टिफायर बना लेंगे। डायोड ऑल्टरनेटिंग करंट को रोकने या गुजरने देने के साथ यह नियंत्रित करते हैं कि वह किस पाथ पर प्रवाहित होता है। जैसा कि हमने देखा कि साइन वेव के आधे पॉजिटिव भाग को गुजरने दिया गया, लेकिन इस बार शेष आधे नेगेटिव भाग को भी गुजरने दिया गया। हालांकि इसे भी पॉजिटिव में बदल दिया गया। इससे हमें बेहतर DC आपूर्ति मिलती है, क्योंकि कंपन काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन हम इसमें आगे और भी सुधार कर सकते हैं।
इसके लिए रिपल या तरंगों को शांत करने और अंत में डीसी की तरह ही सीधी सपाट रेखा प्राप्त करने के लिए हमें बस कुछ कैपेसिटर्स जोड़ने होंगे। हम पिछले वीडियो में इस बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करते हैं। जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। डायोड का टेस्ट कैसे करें? तो हम अपना डायोड और मल्टीमीटर लेते हैं। हम काले रंग के तार को डायोड के उस सिरे पर जोड़ेंगे जिस पर एक रेखा बनी है। फिर हम लाल रंग के तार को उसके विपरीत सिरे से जोड़ देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें स्क्रीन पर एक रीडिंग दिखाई देनी चाहिए। उदाहरण के लिए इस मॉडल 194001 के डायोड में 0.516 वोल्ट्स की रीडिंग मिलती है। यह वह न्यूनतम वोल्टेज है जो डायोड को चालू करने और करंट प्रवाहित करने के लिए जरूरी है। अगर हम डायोड से जुड़े तारों को ठीक उल्टे तरीके से जोड़ दें तो हमें स्क्रीन पर OL दिखना चाहिए, जिसका मतलब है आउटसाइड लिमिट। यह हमें बता रहा है कि यह माप नहीं कर पा रहा है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि यह बताता है कि यह सर्किट पूरा नहीं कर पाया, इसलिए डायोड अपना काम कर रहा है। अगर हमें दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में रीडिंग मिलती है तो पुर्जों में खराबी है और उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप के लिए सर्किट में डायोड का टेस्ट करने के लिए बस हमें मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज फंक्शन में लगाना है और फिर काले प्रोब को पट्टी पर रखना है और लाल प्रोब को काले सिरे पर रखना है। यह हमें एक रीडिंग देगा, उदाहरण के लिए 0.71 वोल्ट, जो वोल्टेज ड्रॉप है। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन सीखना जारी रखें।